हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने जो है आपसे बात की थी दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं। तो आज हम आपका जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे आप इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं उन्हें आप आसानी से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर पहला, संख्या पद्धति। देखिए आप, संख्या पद्धति, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम, जिसे आप अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आज हम आपको जो संख्या पद्धति में जो आपके जो सवाल जिन्हें परीक्षा में बार बार पूछा जाता है उन सवालों को आपको कराएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है हम आपको कराएंगे, आपके लिए जो है आज की इस वीडियो में संख्या पद्धति के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति में क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। संख्या पद्धति में आपको स्थानीय मान के बारे में बताएंगे, आपका जो है अंकित मान के बारे में ये सब बताएंगे आपको, ठीक है। बाकी जो हमने पिछली 4 क्लासों में आपको समझाया है, बताया है, नियम बताए हैं, वर्ग घन के बारे में बताया है, उन सब का प्रयोग आप कहां पर करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए आप, पहला प्रश्न हम आपके लिए लिख रहे हैं, 6453 में 6 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर होगा। ये सवाल देखिए आप। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा। समझिए आप इस सवाल को। 6453 में आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है और 6 का ही क्या निकालना है, अंकित मान निकालना है। और फिर आपको दोनों में ज्ञात करना है अंतर क्या है। तो देखिए ये किस तरह से आप लगाएंगे। पहले आप संख्या लिखेंगे 6453। इसमें आप 6 का सबसे पहले निकालेंगे क्या, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान समझ लीजिए, स्थानीय मान को कैसे निकालते हैं। जिस संख्या का स्थानीय मान हमसे पूछा जाता है सबसे पहले हम वो संख्या लिखते हैं। उसके बाद में संख्या के इस साइड जितने अंक होते हैं उनको हम जीरो में बदल देते हैं। 1 2 3 अंक हैं तो इसके आगे लगा देंगे हम क्या, 3 जीरो। तो ये हो गया है 6 का क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है।
फिर आप इसी 6 का निकालेंगे क्या, अंकित मान। इस 6 का अंकित मान निकालेंगे तो समझिए किसी भी संख्या का अंकित मान जिस संख्या का पूछा जाता है वही होता है। अंकित मान का दूसरा नाम जातीय मान भी होता है। ठीक है, अंकित मान का जो दूसरा नाम है वो जातीय मान। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी संख्या का चाहे जातीय मान पूछा जाए चाहे आपसे अंकित मान पूछा जाए, तो वही जिस संख्या का पूछा जाएगा वही संख्या जो है होगी। देखिए आप, तो 6 का जो स्थानीय मान हमने निकाला वो आपका आया कितना, 6000। फिर उसी 6 का हमने निकाला आपका अंकित मान, कितना आया, 6। अंकित मान जिस संख्या का पूछा जाता है वही होता है। ठीक है, तो इसका अंकित मान ये हो गया है अंकित मान। ठीक है, अब इन दोनों में हमसे पूछा गया है क्या, अंतर। अंतर का मतलब होता है दोनों को घटाना, दोनों संख्याओं का घटाना, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। देखिए आप, अब हम इन दोनों को घटाएंगे। अंतर, अंतर देखिए, अंतर बराबर 6000 में से हम 6 को घटाएंगे। 6000 माइनस 6। जब 6000 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 5994। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से इस प्रश्न को रिपीट करता हूं। देखिए आप, 6453 में 6 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर आपसे पूछा गया है। तो स्थानीय मान हमने बताया आपको कैसे निकालते हैं, और अंकित मान जिस संख्या का पूछा जाता है वही होता है। ठीक है, तो 6000 में से हमने 6 को घटाया क्योंकि हमसे अंतर पूछा गया था। तो 6000 में से जब हमने 6 को घटाया तो आपका आ गया 5994। ठीक है, अब यही प्रश्न, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कम है तो मैं थोड़ा स्पीड से लेकर चलूंगा आपको। तो अगर यही प्रश्न है और इसमें यह पूछ दिया जाए कि 6453 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग ज्ञात कीजिए, अगर यहां पे अंतर की जगह पर योग कर दिया जाए तो आप यहां पर इसे प्लस कर देंगे तो आपका आंसर 6006 आ जाएगा। चाहे आपसे योग पूछा जाए चाहे आपसे अंतर पूछा जाए, आप दोनों प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आप, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखेंगे। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने जब आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और उसमें हमने आपको और भी बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 97 होती है। तो आते हैं अपने प्रश्न पर जो हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 50 से
100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं या कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासों को देखा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से बता देंगे। देखिए आप 50 से 100 के बीच में कुल जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं कितनी? 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या होती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर 10 आ गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न वो हैं जो परीक्षा में ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं या विगत वर्षों में आपसे पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम आज की क्लास में लेकर आए हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये आपसे जो है तीसरा प्रश्न है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इस प्रश्न को भी आप समझेंगे। देखिए आप, हमने आपको कल बताया था या पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि हमारी अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, कितनी होती हैं, ये सब हमने आपको पिछली कक्षाओं में आपको बताया। समझिए आप, तो हमने उसमें बताया था कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। देखिए आप, तो हमसे प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है आपकी 2 और दूसरी अभाज्य संख्या होती है क्या? 3। और उन दोनों का क्या पूछा है हमसे? योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़, जिसे आप ऐड भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ जो है करेंगे तो 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो है 5 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न को। इस प्रकार इस टाइप के अगर आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसे आसानी से लगा देंगे। यदि आपको 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं पता है तो आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे दूसरी भाषा में पूछा जाए कि 20 से 30 तक 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए या सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो अगर आपको 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं पता है या आपको याद हैं तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। समझिए आप, हर वर्ष इस चैप्टर से आपके 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समझिए अगला प्रश्न चौथा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है 5 की घात 0 का मान होता है। 5 की घात 0 का मान होता है। समझिए आप, याद रखिए किसी इस प्रकार की कोई संख्या लिखी हो तो ये जो नीचे वाला जो होता है इसे हम कहते हैं क्या?
आधार, और ऊपर वाली संख्या को ये जो होती है इसे कहते हैं हम क्या, घात कहते हैं। तो समझिए, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगला भी आप समझ लीजिए, जैसे 15 की घात 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1। चाहे आपका 11 है या 110 है, इसकी घात 0 है तो उसका मान भी आपका 1 होगा। या 7 की घात 0 है तो मान कितना होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि रोमन अंक के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि रोमन संकेत पद्धति में किस चीज का मान कितना होता है, और इससे आपकी परीक्षा में अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5, देखिए आप, रोमन संकेत पद्धति से या रोमन अंकों से किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आप, रोमन संकेत पद्धति में डी का मान होता है, डी का मान होता है। रोमन संकेत पद्धति में डी का मान कितना होता है, तो हमने आपको बताया था कि रोमन संकेत पद्धति में किस चीज का मान कितना होता है, तो डी का मान कितना होता है, डी का मान होता है 500। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना, 500। उसी प्रकार हमने आपको बताया था सी का मान कितना होता है, 100 होता है। एम का मान कितना होता है, 1000 होता है। एल का मान कितना होता है, 50 होता है। इसी प्रकार हमने आपको बहुत सी चीजों का मान बताया था कि किसका मान कितना होता है। इस प्रकार दूसरी भाषा में आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि रोमन संकेत पद्धति में एम का मान कितना होता है, तो आप आसानी से कर देंगे। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका 6 नंबर, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यह प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होगी कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो समझिए आप इस प्रश्न को भी, देखिए आप, ये आपका 50 हो गया, ठीक है, और इधर आपका जो है हो गया है 90 हो गया है। इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी और उनका योगफल आपको ज्ञात करना है। तो 50 के बाद में एक अभाज्य संख्या आती है कौन सी, 53, फिर आती है कौन सी, 59, फिर 61, उसके बाद में 67, 71, 73, 79, फिर उसके बाद में 83, फिर कितनी आती है, 89। तो
50 से 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो ये हैं 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89। इनका पूछा गया है हमसे क्या, योगफल पूछा गया है। तो जब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका जो योगफल आएगा वो आएगा आपका 635 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया है 635। अब इसी प्रश्न से दूसरी भाषा में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि 80 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कितनी होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह जो प्रश्न आपका हम कराने वाले हैं, यह आपकी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य दोनों है, या वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो हमने आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया था, समझिए आप। तो दो जो है वो एक ऐसी संख्या है जो आपकी सबसे छोटी सम संख्या भी है और ये आपकी अभाज्य संख्या भी है। और यही प्रश्न आपसे दूसरी भाषा में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो भी आप 2 लगाएंगे। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो भी आप 2 लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि लगातार आपसे अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इससे समझ जाएंगे कि अभाज्य संख्याओं को याद करना कितना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए आप, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, तो पहली 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? पहली होती है आपकी 2, फिर आती है आपकी 3, फिर आती है आपकी 5, फिर आती है आपकी 7। और इन चारों संख्याओं का हमसे पूछा गया है क्या? योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़, उन्हें ऐड करना। देखिए आप, अब इन्हें जोड़ेंगे हम। देखिए आप, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया है कितना? 17 हो गया है। समझिए आप। ठीक है, उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो कल हम जो पिछली कक्षा में हमने जो है आपसे बात की थी, आपको बताया था अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, और आपको याद करने की ट्रिक भी हमने बताई थी कि आप उसे कैसे याद करेंगे। अनुवर्ती संख्या से प्रश्न आपसे परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, आप देखिए 8930 की अनुवर्ती संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। इस प्रकार आपसे प्रश्न अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या से पूछा जाएगा। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि अनुवर्ती संख्या की परिभाषा क्या होती है। देखिए हमने आपको बताया था अनुवर्ती संख्या के बारे में कि यदि किसी संख्या में एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है आपकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है, और किसी संख्या में से अगर हम एक को घटा देंगे तो हमारी वो जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। देखिए आप, तो 8930 है और हमसे पूछी गई है कौन सी, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या। तो हम इसमें एक प्लस करेंगे, आपका आ जाएगा 8931। 8931 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न में अगर ये पूछा जाता कि 8930 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 8930 में से एक क्या करते, घटाते, तो आपका आंसर आ जाता 8929। लेकिन इस प्रश्न में हमसे अनुवर्ती पूछा गया है तो हम आपको अनुवर्ती के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अगर पूर्ववर्ती के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो आप अब उसे आसानी से कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है अंकों, जब आपको अंक दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे छोटी संख्या बनाइए, या इन अंकों से मिलकर सबसे छोटी सम संख्या कौन सी बनेगी, या सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी बनेगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए आप, अंक है आपके 1, 3, 7, 0, 1 और 5। अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अंक आपको दे दिए गए हैं 3, 7, 0, 1 और 5। इन 5 अंकों से आपको जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए आप, सबसे छोटी यहां लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है इन अंकों से। तो जब समझिए आप, जब हमें अंक दिए जाएं और उनमें 0 भी शामिल हो तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, वैसे तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेंगे, लेकिन अगर उन अंकों में 0 भी सम्मिलित है तो हम 0 को पहले नहीं लेंगे, हम 0 से
बड़ा अंक जो होगा वो लेंगे और उसके तुरंत बाद क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो भी आप समझिए। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी संख्या के आगे कितने भी जीरो लगा दीजिए, उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक उसके आगे कोई अंक ना लिखा जाए। ये है इसका कारण। तो आप सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक और उसके तुरंत बाद आप जीरो लेंगे। ठीक है, एक जीरो। अब इससे बड़ा अंक कौन सा है, 3 है। फिर इससे बड़ा कौन है, 5 है। फिर उससे बड़ा कौन है, 7 है। तो इस प्रकार आपकी इन अंकों से मिलकर 5 अंकों की जो संख्या सबसे छोटी बनी है वो बनी है 10,357। यही आपका जो है आंसर है। तो आपसे जो है इस प्रकार के कई प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। आपसे बड़ी संख्या भी पूछी जा सकती है, सम भी पूछी जा सकती है, विषम भी पूछी जा सकती है। तो जैसा प्रश्न हो आप उसे उस तरीके से हल कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले आप सबसे छोटा अंक लेंगे, और यदि आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा अंक लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए प्रश्न 11 नंबर। 7,560 गुणे 13 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 7 से परिणाम मिलता है। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि यदि हम इन सभी संख्याओं का गुणा करें तो हमारा जो है रिजल्ट क्या रहेगा, या हमारा उत्तर जो है क्या रहेगा। ठीक है, तो समझिए इस तरह के प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समझिए अगर इस टाइप का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए और उसके गुणे में यदि क्या हो, उसके गुणे में यदि 0 हो, तो यह 0 जो है इस प्रश्न के पूरे परिणाम को 0 कर देगा। पूरे परिणाम को क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर वह संख्या 0 हो जाती है। तो जब इसमें भी करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी, मतलब सारा जो इसका जो है 0 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर सदैव कितना होता है, 0 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बारह नंबर। 7,0,1,2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या है। यह प्रश्न देखिए, अभी मैं आपको बताया था, पिछला प्रश्न हमने आपको कराया था सबसे छोटी संख्या। जब आपको अंक दिए जाएं तो उनसे आप सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, और
अब ये प्रश्न आपका जो अगला प्रश्न है ये है 5 अंकों से आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है, लेकिन वह संख्या कौन सी हो? वह संख्या हो सम हो। ठीक है, सम हो। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो इतना तो क्लियर है कि हमें सबसे छोटा अंक लेना है। तो इन 5 अंकों में सबसे छोटा अंक कौन है? 1 है। फिर उसके तुरंत बाद, वैसे तो सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि 0 आप नहीं लेंगे, पहले आप 0 लेंगे, उसके पहले आप 1 लेंगे, उसके तुरंत बाद क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो ये अंक आपका हो गया, ये भी हो गया। फिर उसके बाद में यदि हमने 2 ले लिया तो लास्ट में हमारा बचेगा 3 और 7 बचेगा। तो अगर हम लास्ट में 7 रखेंगे तो संख्या हमारी कौन सी बन जाएगी? विषम बन जाएगी। लेकिन हमें क्या बनानी है? हमें संख्या बनानी है, सम बनानी है। तो सम बनाने के लिए हमें 2 को बचाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अंक हम 0 के बाद में यूज क्या करेंगे? 3 यूज करेंगे, उसके बाद में 7 को यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आप 2 को यूज कर लेंगे। तो ये आपका जो है 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बन गई। ठीक है, तो इस टाइप का भी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में हम पिछली कक्षा में बता भी चुके हैं। समझिए आप इस प्रश्न को। 11 और 21 के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? क्या है? इस प्रश्न के मैं आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा हूं, आप बताइए कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन ए है आपका दोनों भाज्य संख्याएं हैं, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, दोनों सम संख्याएं हैं, तीसरा ऑप्शन हो गया दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, और चौथा ऑप्शन आपका हो गया है दोनों 3 के गुणज हैं। ये आपके इस प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। अब आप इस प्रश्न को पढ़ के बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। समझिए आप। कह रहा कि 11 और 21 के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? समझिए आप। पहला दिया गया है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो आप हमें बताइए 11 और 21 भाज्य संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था कि जो किसी ना किसी से कट जाएं। तो भाई 21 तो है आपकी, ये तो भाज्य है, लेकिन 11 आप बताइए किस संख्या से काटेंगे? तो 11 आपकी भाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आपका पहला जो कथन है वो क्या हो गया है? गलत हो गया है।
अब आएंगे दूसरे कथन की ओर। कह रहा कि दोनों सम संख्याएं हैं। ये बताइए, ये दोनों सम संख्याएं हैं? नहीं है। 11 आपकी है विषम है और अभाज्य भी है, 21 आपकी विषम संख्या है। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या आपकी सम संख्या नहीं है। अब आएंगे चौथे ऑप्शन की ओर। कह रहा है दोनों 3 के गुणज हैं। ये बताइए, 3 के गुणज का मतलब होता है क्या ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं? तो आप कहेंगे कि 21 तो 3 के पहाड़े में आता है लेकिन 11 नहीं। तो इस प्रकार 11 और 21 3 के गुणज नहीं है। अब आते हैं सी ऑप्शन पर, जो दिया गया है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने आपको पिछली कक्षा में सह अभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, आप कैसे पहचानेंगे। तो 11 और 21 यह आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, समझिए आप। तो सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है संख्याओं का वह युग्म जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो ये दोनों संख्याएं, कहने का मतलब ये दोनों संख्याएं एक से तो कटे लेकिन एक के अलावा ऐसी कोई संख्या ना हो जो 11 और 21 दोनों को काट दे। तो ऐसी एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 11 को भी काट दे और 21 को भी काट दे। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो उम्मीद है कि इस क्लास से आपकी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जरूर फंसेगा और उम्मीद ये भी है कि आपको जो है आज की क्लास में आपको जो प्रश्न कराए गए हैं सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, संख्या पद्धति की जो हमारी दूसरी क्लास होगी उस क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।